स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। Okay students, so in the last class we were discussing with the evolution. evolution के अंदर हमने evolution का definition को read किया, उसके बाद the theory, the most related theory of evolution, that was the कि inorganic substances से organic substances से living substances, that is living things arise from non-living things. ये theory की थी हमने, and then about the some other points of evolution. Now we are going to discuss about the mechanism of evolution. Students, mechanism of evolution के अंदर क्या था? हमारे पास 3 points हैं. अभी तक बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है. Let us go slow. First point is natural selection. Then man-made actions, इसको हम एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं. एंड द थर्ड इज अडैप्टिव रेडिएशन. Yes students. Students, am I audible? आपको सुन रहा है सब कुछ? Okay. तो students, in the evidences of evolution, we had read that in the evidences of evolution we had read that the evolution has happened. लेकिन what is the direction of the evolution, or we can say that what is the driving force that takes up that leads in the evolution of some organism? That is according to the natural selection. Natural selection का क्या मतलब होता है? The organism is selected by nature. तो जो organisms select नहीं होते nature के थ्रू, वो क्या हो जाते हैं? वॉश आउट हो जाते हैं, उनकी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. देन इज द मैन मेड एक्शंस. मैन मेड एक्शंस लीड टू अ ड्राइविंग फोर्स which causes organisms to evolve. And then adaptive radiation to decrease the competition the organisms adapt to different habits and habitats. Yes students, good afternoon.
जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किए हैं उनको मैं दोबारा से रिव्यू बता देती हूँ दैट हम कर क्या रहे हैं. इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस दैट व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, मतलब रियल में इन रियल हुई कैसे थी इवोल्यूशन. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड आज हम कर रहे हैं व्हाट इज द फोर्स दैट टेक्स अप द इवोल्यूशन. क्या वो फोर्स कौन सी है जो इवोल्यूशन को करवाती है. तो इसमें हम 3 थिंग्स पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन के अंडर कि कौन सी डायरेक्शन में कोई इवोल्यूशन है वो नीचे जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी या राइट डायरेक्शन में जाएगी. उस चीज़ के बारे में हम इन 3 चीज़ों से डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर कोई भी सब्सटेंस को सिलेक्ट कर ले, कोई भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी फीचर को या कुछ भी ईटिंग हैबिट को सिलेक्ट कर ले नेचर. तो बाकी चीज़ें क्या होंगी, वॉश आउट हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स. सपोज नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. द थिंग इज सिलेक्टेड बाय नेचर. वैसे ऐसा कभी भी ना हो, बट जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज no terrestrial habitat left on earth. एक तरीके से इसका क्या मतलब है, अर्थ डूब गई सारी, अर्थ के अंदर पानी भर गया, अर्थ डूब गई. तो अब जो ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे जो हमने पढ़े थे, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, अगर वो अडेप्ट कर गए इस एक्वाटिक हैबिटेट को फिर तो वो सरवाइव कर जाएंगे, वरना क्या हो जाएंगे, सभी मर जाएंगे. तो ये चीज क्या हुई, नेचर ने सिलेक्ट की. दिस थिंग इज सिलेक्टेड बाय नेचर दैट ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स would become extinct. ठीक है जी. एंड ऑल द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्टेड बाय नेचर. आर सिलेक्टेड बाय नेचर. तो जिन ऑर्गेनिजम्स को नेचर ने सिलेक्ट कर लिया वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और जिन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट नहीं किया नेचर ने, अगर कोई उनमें से थोड़ा बहुत सर्वाइव भी कर रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा. जो सिलेक्ट हो चुके जैसे फिशेज एंड एम्फीबियंस, दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर. एम्फीबियंस को अपना अर्थ के ऊपर रहना है, लेकिन वो बिना अर्थ के भी रह सकते हैं, और वो खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेंगे कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अर्थ पे रहने की, और खुद को ह्यूमन बींग्स की तरह स्ट्रांग बना लेंगे. जैसे कि आज के अर्थ के ऊपर अगर मैं बात करूं, द मोस्ट डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स आर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स. तो वैसे ही जो चीज़ नेचर सिलेक्ट कर लेती है वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है. ये चीज़ समझ आ गई स्टूडेंट्स. नेचुरल सिलेक्शन क्लियर हो गया आपको. नेचुरल सिलेक्शन के अंदर नेचर का रोल आता है. नेचर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को रिजेक्ट कर सकती है. सपोज करो कि हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी कंडीशंस बन गई कि कोई ऑर्गेनिज्म फ्लाई ही नहीं कर सकता, तो सारी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म किसी और टाइप की आप लगा सकते हो. ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. जो ऑर्गेनिजम्स नेचर ने सिलेक्ट किए हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. दिस इज मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन में कोई डाउट किसी को? हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. अभी तक स्टूडेंट्स पूरे नहीं आए हैं. आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग कि आज भी क्लास लेट हो जाएगी. ओके, अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के बारे में. मैन मेड एक्शंस. स्टूडेंट्स, मैन मेड एक्शंस के अंदर सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकती हूँ, दैट इज ओनली वन एग्जाम्पल एंड दैट इज ऑफ DDT. DDT.
स्प्रे। आवाज़ बहुत कम आ रही है, आई डोंट नो, जस्ट वेट, मैं अपना माइक सेट कर लेती हूँ। ये स्टूडेंट्स, अब क्लियर है आवाज़? एम आई ऑडिबल नाउ? सभी को आवाज़ कम आ रही है या सिर्फ एक स्टूडेंट को? मैन मेड एक्शंस में हम डीडीटी स्प्रे की बात करेंगे। हम मॉस्किटोज के ऊपर क्या करते हैं? वी स्प्रे डीडीटी, डीडीटी हम स्प्रे करते हैं मॉस्किटोज के ऊपर। तो with the time the mosquitoes are resistant to DDT. नोट्स जो है सब नोटिस नहीं होंदा, नोट्स होंदा है। यू हैव टू राइट नोट्स, NOTES। ओके, नोट्स में है सब कुछ, मैं आपको जस्ट इसलिए लिखवा के समझा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम हैं और जब वो आ जाएंगे तो उनको एक ओवरव्यू सा मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको जब रिवाइज करवाऊंगी तो इससे ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन, मैन मेड रिएक्शन, एडेप्टिव रेडिएशंस की जो मैं डेफिनेशन करवा रही हूँ, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट में करवाया है, ईजी वे में करवाया है। हो सकता है नोट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि नोट्स आपके सारे NCERT बेस्ड बनाए हैं मैंने। NCERT की ना थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल लैंग्वेज। जैसे ये वर्ड्स आपको सारे समझ आ रहे होंगे, NCERT में हो सकता है इन वर्ड्स को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाए। सो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, दैट इज ओके। विद द टाइम मॉस्किटोज आर रेजिस्टेंट टू DDT। देखो, आपने सुना होगा कि पहले जो मेडिसिन सारे मच्छरों को मार देती थी वो मेडिसिन अब काम की नहीं है। जैसे पहले सिर्फ हिट आता था, अब आता है काला हिट, है ना। तो ये क्या है? ये बेसिकली ऐसा है कि मॉस्किटोज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लोगों का ये मानना है। लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग, देखो 100 में से आप इमेजिन करो कि एक मच्छर मारने वाली मेडिसिन है, वो मैंने स्प्रे की, 100 में से 98 मच्छर मर गए एंड ओनली 2 मच्छर रह गए। ये 2 मच्छर जो रह गए स्टूडेंट्स, दे आर द प्रूफ कि इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके जीन्स हैं, जो इनकी रेजिस्टिविटी है, जो ये स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द अदर 98। अब क्या होगा? अब जो मेडिसिन से मैंने 100 लोगों को मारा, 100 मॉस्किटोज को मारा, उससे मैं इनको नहीं मार सकती हूँ, ये स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या करेंगे? अब ये करेंगे रिप्रोड्यूस, ये कर जाएंगे रिप्रोड्यूस, एंड रिप्रोड्यूस करके ये 2 से 100 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मॉस्किटोज की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो 100 मॉस्किटोज हैं, इसको मैं पुरानी वाली मेडिसिन से नहीं मार सकती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो है स्ट्रॉन्गर वाले जो मॉस्किटोज हैं मेरे पास। नेक्स्ट केस में ये वाले जो 100 मॉस्किटोज हैं, ये वीक मॉस्किटोज के साथ भी रिप्रोड्यूस करेंगे। वीक मॉस्किटोज के साथ रिप्रोड्यूस करके उनके जो बच्चे होंगे वो वीक से ज़्यादा, मतलब इनसे स्ट्रॉन्ग होंगे, इनसे क्या हो जाएंगे, इनसे थोड़े वीक होंगे। लेकिन फिर भी अब ये देखो, सपोज करो इसने 50 मॉस्किटोज न्यू बनाए हैं जो वीक मॉस्किटोज के साथ रिप्रोड्यूस करके। ठीक है, 50 मॉस्किटोज हैं, 50 में से 25 की जो होगी रेजिस्टिविटी होगी एंड 25 की रेजिस्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने मॉस्किटोज हो गए? 150 मॉस्किटोज हो गए, 100 से ज़्यादा ही हो गए। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं? रेजिस्टेंस का मतलब होता है इम्यूनिटी बोल सकते हो आप, ताकत बोल सकते हो रेजिस्ट करने की। जैसे कि आपको कोई बीमार करने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप बीमार नहीं हो रहे हो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। रेजिस्टेंट होता है किसी भी चीज़ को अपोज करना,
है ना, जैसे आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप दब नहीं रहे हो, वैसे ही कि स्प्रे क्या कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो मॉस्किटोज हैं इनके अंदर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये मर नहीं रहे हैं। इफ़ यू वांट मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकती हूँ ये एग्जांपल, अगर आप चाहते हो तो, अगर कुछ नहीं समझ आया या जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका कुछ भी स्किप हो गया तो। रिपीट करूं मैं, और इज इट ओके? पहले हमारे पास 100 मॉस्किटोज थे, 100 में से 2 बच गए, ठीक है, 2 ने रिप्रोड्यूस करके 100 मॉस्किटोज और बना लिए, 100 मॉस्किटोज ने वीक मॉस्किटोज के साथ रिप्रोड्यूस करके 50 मॉस्किटोज और बना लिए। बट मॉस्किटो क्या, अमृतपाल क्या बोल रहे हो? मॉस्किटो मतलब मैं मच्छरों की बात कर रही हूँ। वो रेजिस्टेंस नहीं होते, ये आम लोगों का मानना है कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, पर वो रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। उनमें पहले से ही 100 में से, जैसे मैंने बोला कि 2 मॉस्किटोज ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, बाकी मर गए, 2 रह गए, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेजिस्टेंट हो गए। अब ये 2 वाले रिप्रोड्यूस करके सारे अपने जैसे बनाएंगे, तो ये 100 है जो ये स्ट्रॉन्गर है, और ये जो 50 है ये वीक वाले से स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग वाले से वीक है। हमारे पास अब टोटल 150 हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ओल्ड मेडिसिन लगाई, जो मेडिसिन मैंने यहाँ पे, जो स्प्रे मैंने यहाँ पे यूज़ की थी वही स्प्रे मैंने यहाँ पे यूज़ की, तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 25 मॉस्किटोज मरे और मेरे पास 125 मॉस्किटोज जिंदा रह गए फिर भी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ डीडीटी स्प्रे की। जो डीडीटी स्प्रे थी पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी, जिससे ये मच्छर मर गए। अब मैंने डीडीटी स्प्रे की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अब इनको मारने की कोशिश की, तो क्या होगा, जस्ट सपोज कि इनमें से 115 मॉस्किटोज मर गए, कितने मॉस्किटोज रह गए, 10 मॉस्किटोज ऐसे हैं जो पहले वाली मेडिसिन से भी नहीं मरे, न्यू वाली मेडिसिन से भी नहीं मरे। अब ये मॉस्किटो आगे जाके अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे, आगे जाके ये स्ट्रांग हो जाएंगे, आगे जाके क्या होगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, जिसको मारना, खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। रेजिस्टेंस का मतलब रॉन्ग, आप फिजिक्स वाली रेजिस्टेंस की बात मत सोचो। यहाँ पे रेजिस्टेंट जो वर्ड है, इंग्लिश का भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू अपोज, ठीक है, टू अपोज मतलब कि कोई भी अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो आप दब नहीं रहे हो, आप उसका सामना कर रहे हो। सो दैट इज द मीनिंग। मुझे हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग इसका पता नहीं है, बट आप समझ सकते हो। जैसे सपोज करो कि छोटे जब आप होते थे तो आप एक छोटी सी गोली से आपका फीवर ठीक हो जाता था, आपकी सारी जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस है वो ठीक हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में वो वाली मेडिसिन आपके काम नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की जो रेजिस्टेंस है उस मेडिसिन से वो बढ़ गई है। अब बैक्टीरिया उस मेडिसिन से बिल्कुल भी मर नहीं सकता, उसके लिए हमें न्यू मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब मैं दोबारा से लिख देती हूँ, टू अपोज, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे आप जब छोटे थे तब आपकी एक बड़ी बहन थी, वो आपको मारती थी, ठीक है, जब आप 5-6 साल के थे। अब आप 12 साल के हो चुके हो और अब आप अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब अगर आपकी बड़ी बहन आपको मारेगी तो आप उसको और भी ज़्यादा मार सकोगे, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रांगली मार सकोगे। पहले आप रेजिस्टेंट नहीं थे, अब आप रेजिस्टेंट हो, ठीक है। अब समझ आ गया रेजिस्टेंट का मतलब?
स्टूडेंट्स देयर इज़ अ नेटवर्क इशू ऑन माय साइड, मुझे आपकी चैट्स नहीं मिल रही हैं अभी तक, इसीलिए मैं लोड कर रही हूँ दोबारा से। तब तक आप लिख के रख लो जब तक मेरा ये ओपन हो रहा है। आपको ये सारा क्लियर हो गया? मेरा हो गया स्टार्ट, ओपन हो गया। नेचुरल सिलेक्शन समझ आ गया एंड मैन मेड एक्शन समझ आ गया कि कैसे मैन मेड एक्शंस, अगर ह्यूमन बीइंग दवाई ना बनाता तो ये मॉस्किटोज की रेजिस्टेंस का हमें पता ना चलता और इसके टाइप इवोल्यूशन ना समझ आती, मतलब इवोल्यूशन ना होती। ये समझ आ गया आपको दैट हाउ इज ह्यूमन बीइंग, या मैन मेड एक्शंस क्यों बोला जाता है इसको, हाउ इज ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमने क्या किया, मेडिसिन लगा के हमने चूज कर लिए स्ट्रॉन्ग वाले पर्सन्स। स्ट्रॉन्ग वाले जो पर्सन्स हैं, कोई भी आप लगा लो, बैक्टीरिया की लगा सकते हो, मॉस्किटो की लगा सकते हो, या किसी भी और वायरस वगैरह की किसी की भी लगा सकते हो आप चीज़, है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ये वीक वाले के साथ क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एंड इनके जो बच्चे होंगे ये मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये वीक हो बट कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, कई बच्चे वीक होंगे, तो इससे क्या हो गया, हमारी इवोल्यूशन होगी। अगर ये हम दवाई ना डालते तो 100 के 100 रिप्रोड्यूस करते आपस में, तो फिर कोई भी स्ट्रॉन्गर वगैरह का कोई भी केस नहीं होना था। लेकिन अब क्या हो गया, हमने स्प्रे यूज़ की, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में चली गई, वीक वाले सारे मर गए, स्ट्रॉन्ग वाले आगे बढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि अब इनको मारना ही मुश्किल हो रहा है। सेम इज़ द केस ऑफ बैक्टीरिया, सेम इज़ द केस ऑफ वायरस। अब कोरोना वायरस का देखो इंडिया में क्या केस आ रहा है, मैंने स्टडी की थी कि देखो कोरोना वायरस का जो पैथोजेनिसिटी है, मैं ये इरेज कर दूं, आपको ये सारा समझ आ गया, फिर मैं बोर्ड पे समझा सकती हूँ अच्छे से। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो चैट में लिख के। हाँ जी अमृतपाल, आपका क्वेश्चन है कि मॉस्किटो का रेजिस्टेंट बोलना गलत है। गलत नहीं है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में यही चीज़ बोलोगे। अगर कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेहनत करके हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये रेजिस्टेंट हो गया। तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसका यही मतलब होगा, लेकिन बायोलॉजी में इसका कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं करवाती हूँ, थर्ड पॉइंट पे अभी आई नहीं हम। अब कोरोना वायरस का केस लगाओ, ये जो कोविड है इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट इज 2%। 2% मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, डेथ रेट। ठीक है, एंड इसकी डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वीक इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम ओल्ड पीपल में होता है, लेकिन कई पर्सन्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि जवान लोगों में भी, जैसे कि 20 to 35 एज के लोगों की भी डेथ हुई है कोरोना वायरस से, है ना। वो क्यों हुई है, क्योंकि उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो कोरोना वायरस को फेस करने वाला नहीं है। उनके जीन्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर कोरोना वायरस के लिए एक डर है। मोर ओवर एक और बात बताती हूँ, कई पर्सन्स ऐसे हैं, हो सकता है सपोज मी, ठीक है, कि मेरे जीन्स में कुछ ऐसा है कि मुझे कोरोना वायरस हो भी जाए तो भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जीन्स स्ट्रॉन्ग है, वो कोरोना वायरस को एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अब देखो सपोज करो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है दैट इज 2 बिलियन। 2 बिलियन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 2 बिलियन पर्सन्स को कोरोना वायरस हो जाए, तो इसमें से जो वीक वाली 2% पॉपुलेशन है, ये वीक पॉपुलेशन है, ये तो बिल्कुल ही मर जाएगी, ये तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया केस हमारा नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसके बेस पे अगर आपको क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, तो इसके बेस पे अगर आपको क्वेश्चन आया तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अमृतपाल क्या पूछ रहे हो, कौन
कौन सा कंसेप्ट? तो आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे हो गया इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आपको देखना होगा कि कौन सी इवोल्यूशन हुई है इसमें, नेचुरल सिलेक्शन हुई है, मैन मेड एक्शन हुई है, या अडेप्टिव रेडिएशन। कोरोना वायरस के केस में हम बोलेंगे मैन मेड एक्शन। बट इस चीज को आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर कि अ वायरस वाज एक्सीडेंटली मेड इन द लेबोरेटरी बाय अ साइंटिस्ट व्हेन ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग। अगर ये चीज नहीं लिखी है तो आएगी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। अगर ये चीज लिखी है कि वायरस एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया तो आएगा ये एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड एक्शन के अंदर। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस के, ये दो कंसेप्ट के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ आ गया? अमृतपाल, आपका क्वेश्चन मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। तो हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है? टू अडेप्ट। टू अडेप्ट का मतलब ये वर्ड मुझे पता ही नहीं कैसे है, ढल जाना। इसका मतलब है ढल जाना, टू अडेप्ट। मतलब कि किसी भी कंडीशन में आप जा रहे हो तो आप वहां पे सरवाइव कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि एक पर्सन है वो नमक वाले एरिया में नहीं रह सकता। नमक वाले एरिया कहाँ पे होगा? जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया। अंडमान एंड निकोबार पे जो सीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा नमक है, आसपास एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नमक है। सपोज करो आपको सरकारी जॉब मिल गई, वायरस का स्प्रेड होने वाला आर नॉट कंसेप्ट। ओके, वायरस का कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगी दैट वायरस कैसे स्प्रेड होता है, बट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट आर नॉट, आई एम नॉट श्योर, या तो सही स्पेलिंग लिख दो। ओके, तो सपोज करो कि आपकी सरकारी जॉब लग गई। सरकारी जॉब में भी आपको 2 लाख पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे रहना खाना आपका सब फ्री है। पर कंडीशन क्या है कि आप वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत बीमार हो जाओगे और आप नौकरी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा धीरे धीरे जाके। या तो आप नॉन एलर्जिक मेडिसिन लेके शुरू में ढलना शुरू करोगे। धीरे धीरे 1-2 साल में आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी उस एनवायरनमेंट की, एंड धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे? अडेप्ट हो जाओगे। ठीक है, इसमें बात आती है हमारी अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ऑफ डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस। ठीक है, डार्विन फिंचेस क्या थी? डार्विन फिंचेस बर्ड्स थी, ये थी बर्ड्स। डार्विन फिंचेस वर द बर्ड्स that were initially fruit eating। fruit eating, आप लगा लो ये छोटा सा एक प्लॉट है। डार्विन एक साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट करने लगा इवोल्यूशन के ऊपर। तो उसने एक छोटा सा प्लॉट देखा, छोटे से प्लॉट में बहुत सारी बर्ड्स दिखी उसको। उसने उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्व करना, वो सारी की सारी बर्ड, सपोज कर लो वहां पे 50 बर्ड्स थी। इस 500 मीटर स्क्वायर के फील्ड के अंदर, 500 मीटर स्क्वायर बहुत ज्यादा कम हो गया थोड़ा ज्यादा लगा लो। ओके, 1 किलोमीटर स्क्वायर लगा लो। 1 किलोमीटर स्क्वायर के फील्ड के अंदर ये 50 बर्ड्स थी जो काम कर रही, जो खाना खा रही थी विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स। डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने इन बर्ड्स को देखा कि ये सारे फ्रूट्स खाते हैं। उसने वहां पे क्या किया? फ्रूट्स के अमाउंट को कम कर दिया। ठीक है, जितने भी फ्रूट्स उग रहे थे उससे हाफ फ्रूट्स उगाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने देखा ये 50 की 50 बर्ड्स अभी भी वहीं पे हैं। कई बर्ड्स ने क्या किया? वो अडेप्ट हो गई। ठीक है, जैसे ये एक बर्ड है, दिस इज द कॉमन बर्ड, लेट मी से बर्ड ए।
बर्ड ए ये क्या कर रहे हैं, ये सारे फ्रूट ईटिंग है। तो अब जब अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हाफ हो गया तो हाफ ऑफ द बर्ड्स ने क्या किया, हाफ ऑफ द बर्ड्स बन गई ग्रेन ईटिंग। ग्रेन ईटिंग, ग्रेन ईटिंग मतलब दाने खाने वाली। क्यों? क्योंकि डार्विन ने क्या किया, फ्रूट्स को छोड़ के दाने डालने शुरू कर दिए। फिर दाने भी इतने ज्यादा नहीं थे कि वो सारे के सारे दाने खा सकें, तो कई क्या बन गई, वॉर्म ईटिंग। वॉर्म ईटिंग का मतलब इंसेक्ट ईटिंग, कीड़े मकोड़े खाने लग गई कई बर्ड्स। ठीक है, एंड इन दिस वे वो क्या होगी, एक बर्ड से हमारे पास 3 टाइप की बर्ड्स आ गई। पहले ये सारी की सारी बर्ड्स क्या थी, सेम थी। अब ये सारी की सारी बर्ड्स क्या हो गई, डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट एंड हैबिटेट। कंपटीशन कम करने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। जैसे 2 भाई हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है, तो मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। तो वो दोनों भाई बिना लड़े झगड़े अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। एक ने बिजनेस करना है, वो बिजनेस कर रहा है अपना, दूसरे ने खेती करनी है, वो अपनी खेती कर रहा है। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। कंपटीशन कम करने के लिए दे आर अडेप्टिंग टू देमसेल्व्स। तो इसी से स्टूडेंट्स क्या होगा, जब वो फ्रूट्स खा रहे थे तो उनकी बीक थी, जो बीक मैं बोल रही हूँ चोंच, जो उनकी बीक थी दैट वाज नॉर्मल। ग्रेन ईटिंग बर्ड्स की जो बीक होगी दैट वाज समवट ज्यादा तीखी थी। आगे से बीक साइज में, मतलब बीक साइज एंड शेप दोनों में चेंज आया। ठीक है, उसने क्योंकि उसको ग्रेन्स उठाने के लिए क्या चाहिए था, एक कप शेप स्ट्रक्चर चाहिए था। उसकी नीचे वाली जो चोंच थी वो आगे से स्पून शेप्ड हो गई थी। धीरे धीरे करके विद मैनी जनरेशंस, काफी जनरेशंस की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे करके इवोल्यूशन हुई। और फिर जो वॉर्म ईटिंग थी, उनकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्म्स को पकड़ सके, तीखी और लंबी। हालांकि शुरू में सबकी बीक ऐसी थी क्योंकि इस बीक से वो फ्रूट्स खा सकते थे। धीरे धीरे करके विद जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ कि उनकी बीक का जो साइज है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ आ गया आपको? एडेप्टिव रेडिएशन समझ आ गया? एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है, रेडिएशन का मतलब है रेज, रेज का निकलना। एडेप्टिव का मतलब है अडेप्ट करना। तो एक ही स्पीशीज डिफरेंट तरीके से अडेप्ट कर रही है खुद को ताकि वो कंपटीशन कम कर सके एंड वो सर्वाइव कर सके। जैसे कि आप 100 स्टूडेंट्स हो जिसने मैथ्स पढ़ा है, आपने एमएससी मैथ्स करके 100 स्टूडेंट्स हो, 100 के 100 स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में नहीं जा सकते हो। किसी ने क्या किया, किसी ने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी, किसी ने प्राइवेट स्कूल ले लिया, किसी ने गवर्नमेंट स्कूल ले लिया, किसी ने गवर्नमेंट कोई और जॉब की तरफ चला गया, और किसी ने मतलब गवर्नमेंट लाइक रेलवे, कोई एक पर्सन रेलवेज की तरफ चला गया, कोई बैंकिंग की तरफ चला गया। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, हालांकि करना क्या चाहिए था, अगर ये 100 के 100 बंदे अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते तो इनमें से कोई भी सर्वाइव कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू इंस्टीट्यूशंस आर वेरी मच। इंस्टीट्यूशन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता, 100 इंस्टीट्यूट्स तो बहुत ज़्यादा है। ये क्या करते, एक दूसरे की रोटी पे लात मारते। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट रास्ते अपना लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, आप देखो, दिस इज अ थिंग, बट कोई भी पर्सन एक ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जो बहुत कॉमन है, जो हर बंदा कर रहा है। ठीक है, हर बंदा कर रहा है और हर बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है उसमें। मतलब सपोज, ठीक है, अगर कोई पर्सन मोबाइल बेच रहा है, मोबाइल बेच के वो बहुत पैसे कमा रहा है, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी मोबाइल बेच के पैसा कमाऊंगा, क्योंकि आपने एक मोटिवेशनल, आपने एक पॉजिटिव चीज़ देखी। अब आप आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आईएएस पीसीएस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, अब हर बंदा कनाडा जा रहा है, हर बंदा फॉरेन की तरफ भाग रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कनाडा में भी ऐसा हो जाएगा कि अगर सारा का सारा पॉपुलेशन इंडिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पंजाब, मैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ, अगर सारा इंडिया वहीं पे चला जाएगा तो वहाँ पे कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक ही रास्ते पे अगर सारे चलने लग जाएंगे तो वो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए स्पीशीज को डिफरेंट वेज में अडेप्ट होना पड़ता है ताकि वो एक साथ एक ही जगह पे रल मिल के रह सकें।
ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं हूँ, आई एम अ बायोलॉजी टीचर, मेरा भाई है वो एक फिजिक्स टीचर बन जाएगा, तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, एक तालमेल बन जाएगा, वी कैन ओपन अवर, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हम अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी बायोलॉजी कर लेता और मैं भी बायोलॉजी कर लेती तो एक दूसरे की रोटी पे लात मारने वाली बात हो जाती है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते वो भी वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता अपनी रोटी के पीछे। सो दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन। इवोल्यूशन इस तरीके से होती है, आइदर इट कैन बी वाइप्ड अप बाय नेचर, नेचर ने खत्म कर दिया तो नेचुरल सिलेक्शन, मैन मेड एक्शंस ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो वो एंथ्रोपोजेनिक, एंड अगर अडैप्टिव रेडिएशन खुद की, मतलब कि ये अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, अडैप्टिव रेडिएशन खुद की हम बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, कि तुम मेरे इलाके में नहीं आओगे, मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगी, तो क्या है, दोस्ती भी बनी रहेगी और काम भी चलता रहेगा, ठीक है, वैसे करके अडैप्टिव रेडिएशंस। तो इसी तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं। ओके अमृतपाल का अब ये क्वेश्चन है, वायरस इन्फेक्शन का, आर नॉट कंसेप्ट, आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। या तो अमृतपाल आप ऐसे करना, मुझे कल को कंफर्म करके बताना कि न्यूज़पेपर में एग्जैक्ट क्या था, तो मैं आपको उस तरीके से बता दूंगी। लेकिन वायरस स्प्रेडिंग का क्या केस होता है, वायरस का मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है पहले ही कि वायरस आल द सबसे फर्स्ट पे जो इवोल्यूशन में हुए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे वर द वायरसेस ओनली, है ना। तो वायरसेस का क्या कंसेप्ट होता है, पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरसेस, पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, हो सकता है कि मुझे कोरोना वायरस है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैंने अपने, मतलब मेरे हाथ है, मेरे हाथ इन्फेक्टेड है, मेरी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड है, मैंने अपने हाथों से डिफरेंट सरफेसेस को टच किया है, मैंने लैपटॉप को टच किया, ठीक है, मैंने वहाँ पे पीसी को टच किया, मैंने एसी के रिमोट को टच किया, मैंने यहाँ टेबल पे लेक्चर स्टैंड को टच किया, मैंने इस मार्कर को टच किया, इस बोर्ड को टच किया। तो वायरसेस क्या हुए, अभी तक जो वायरसेस हैं मेरी हैंड्स के ऊपर, दे आर डेड है। वो कब एक्टिवेट होंगे, जब वो किसी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, किसी सेल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी है मेरे बाद कोई भी पर्सन आता है, वो सेम चीज़ों पे हाथ लगाएगा जैसे मैंने हाथ लगाया, और वो बिना हैंड वॉश किए अगर अपना, मतलब खाना वगैरह खाएगा या कुछ भी ऐसा करेगा जिससे, मतलब अपनी फेस पे टच किया या फिर अपनी आईज में टच किया, अपने माउथ को टच किया, अपने नोज को टच किया, वायरसेस क्या हो गए, अंदर चले गए, ठीक है, बॉडी के अंदर चले गए, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, कोरोना वायरस कर दिया। अब सपोज करो वो पर्सन कोई और टीचर है, कोई और लेडी टीचर, वो लेडी टीचर घर पे जाके काम करेगी, खाना बनाएगी, तो वो खाने में क्या कर देगी, इन्फेक्शन कर देगी, इससे उसके जो बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसको भी क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन रेट ऑफ, ओके ठीक है, viruses का infection rate, I'll tell you about that tomorrow, but infection rate is very high. viruses क्या करते हैं, कोरोना वायरस का अगर केस बोला जाए, वो अपनी, देखो जो कॉमन कोल्ड है स्टूडेंट्स, जुकाम सबको होता है, वो वायरस की वजह से ही होता है, पर ऐसा कभी भी नहीं है कि हमें एक बार जुकाम हो गया तो दोबारा कभी नहीं होगा। हालांकि चिकन पॉक्स के केस में, मम्प्स के केस में ऐसा होता है, एक बार चिकन पॉक्स हो गया दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई। पर जो जुकाम कॉज करने वाले वायरसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं नंबर में, इसका कोई तोड़ नहीं है। कोरोना वायरस इज ऑल्सो वन ऑफ द वायरस दैट कॉजेज कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन रेट है जो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। बट हो सकता है कि अगर यहाँ पे मैं हूँ, 2 दिन तक इस रूम में कोई नहीं आया, तो जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन कॉज करने की ताकत बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी वायरस है उसमें से सिर्फ 2% वायरसेस में ताकत रहेगी कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। क्यों? क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है कॉज करने का। ऐसा नहीं है कि वो 100 के 100 साल यहीं पे पड़े रहेंगे। हाँ, सम स्पीशीज आर देयर कि वो 100 के 100 साल अगर पड़े रहें और 100 साल बाद उनको कोई टच कर रहा है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, ऐसे भी स्पीशीज होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस इज नॉट वन ऑफ देम। उसकी जो है इन्फेक्शन कॉज करने की ताकत 24 to 48 आवर्स के बीच में है।
इससे कम ज़्यादा रेयर केसेस में देखने को मिलता है, बट मैंने यही चीज़ देखी है जो कोरोना वायरस है दैट इज़ नॉट कॉज्ड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी पेशेंट ने, डॉक्टर ने किसी को कुछ पकड़ाया तो उससे नहीं होता वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही है, ठीक है। किसी ने कहीं पे हाथ लगाया और आपने भी हाथ लगा लिया, ऐसा बहुत कम देखा है। आई डोंट नो कि आजकल लोग ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, हैंड वॉश वगैरह प्रॉपरली कर रहे हैं इसीलिए, या फिर सच में सरफेस के ऊपर रहने के बाद इन्फेक्शन कॉज करने की ताकत कम हो जाती है वायरसेस की। हो सकता है ऐसा, बट हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ा है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, क्लियर टू एवरीबॉडी? अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, देयर वर 2 साइंटिस्ट इवोल्यूशन के अंदर, उन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट वन इज लमार्क, सेकेंड वन इज डार्विन। लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म का नोट्स में एक प्रॉपर डिफरेंस दिया गया आपको। लेकिन इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। लमार्क था इस चीज के हक में जिसको हम बोलते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये लमार्क की थ्योरी थी, जिससे मैंने बोला था कि जो बर्ड ह्यूमन था, जिसने पहले बर्ड ह्यूमन बनना था, वो ह्यूमन अब ऐसा बन जाएगा, नो मसल्स, नो मसल ह्यूमन। ये लमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग था। दोनों की थ्योरी बिल्कुल सही है। डार्विन की थ्योरी क्या थी? स्ट्रॉन्ग स्पीशीज सर्वाइव। ठीक है, बस ये मेन चीज है। आपको सभी डिफरेंसेस, सभी थ्योरीज, सभी पॉइंट्स, डार्विन का नाम आ गया, डार्विन की ये थ्योरी थी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज सर्वाइव, और लमार्क का नाम आ गया तो इसका था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम एक मैमल की। कोई भी मैमल क्या होता है? जिनके बॉडी पे बाल होते हैं, जिनके ईयर्स होते हैं और जिनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, अपने बच्चों को मिल्क पिलाने के लिए। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैमल्स में होते हैं। एक मैमल क्या कर रहा है? एक मैमल कर रहा है बहुत ही फास्ट रनिंग, दूसरा मैमल क्या कर रहा है? वो बहुत ही ज्यादा वी कैन से लार्ज एनिमल्स के ऊपर हंट कर रहा है, लार्ज एनिमल्स पे हंट कर रहा है। एंड तीसरा मैमल है जो वो क्या कर रहा है? दैट इज ईटिंग हर्ब्स। एक ही मैमल है, ठीक है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, और बच्चे क्या हो गए? ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप ने क्या किया? हर्ब्स खाने शुरू कर दिए। हर्ब्स मतलब घास खानी या पत्ते खाने शुरू कर दिए। ठीक है, दूसरे ने क्या किया? लार्ज एनिमल्स, अपने से बड़े एनिमल्स को, जैसे कि एलिफेंट्स को चेस करना शुरू कर दिया, उन पे हंट करना शुरू कर दिया। तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने खाना पीना जो भी उसको मिलता था, मतलब ऑब्वियसली नॉन वेज ही खाता था, बट वो उसने क्या किया? अपने सारे लाइफ पीरियड में बहुत ज़्यादा रनिंग की तो उसके आर्म्स एंड लेग्स मसल्स क्या हो गए? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तो ये एनिमल क्या बन गया? ये एनिमल बन गया चीता, ये एनिमल बन गया लायन और टाइगर, और ये एनिमल क्या बन गया? वी कैन से डियर। डियर इज हर्बीवोर। एक ही ग्रुप से ऐसा हो रहा है, जैसे हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से जो 15 स्टूडेंट्स हैं,
वो पढ़ाई में भी तेज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, बाकी एक्टिविटीज़ उसमें भी तेज़ हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो क्या करता है, वो डांसिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, डांसिंग, ओनली डांसिंग। एंड जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है, वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो इस क्लास का जो नाम है वो डांसिंग में भी रहेगा, स्पोर्ट्स में भी रहेगा एंड जो हम बोल सकते हैं एजुकेशन में भी रहेगा। लेकिन कौन कौन से बच्चे एजुकेशन और स्पोर्ट्स में एक साथ आ रहे हैं, उन बच्चों का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। सो इन दिस वे लेमार्किज्म की थ्योरी काम करती थी। अगर आप दिमाग ज़्यादा यूज़ करोगे आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, अगर आप अपने मसल्स यूज़ करोगे तो आपके मसल्स तेज़ हो जाएंगे, अगर आप दोनों ही यूज़ नहीं करोगे दोनों ही वेस्टिजियल हो जाएंगे। देखो लेमार्क ने बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सपोज जैसे मैं आपको ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल देती हूँ। आजकल ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हर काम गाड़ी में जाके। पहले हम क्या करते थे, हम पैदल जाते थे, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते थे, हम रनिंग करते थे, हम किसानी करते थे, हम सफाई करते थे। आजकल क्या है, सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, कोई घर, पहले घर कैसे थे, मिट्टी के घर थे, उसको साफ करना वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। आजकल के घर छोटे छोटे हैं, उनमें रेनोवेशन हुई है, वुडन वर्क है, एरिया, सफाई का एरिया क्या है, सफाई का एरिया ही बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पहले के ज़माने में खाना जो बनाते थे दैट वाज ऑन चूल्हे पे खाना बनाते थे, है ना, जिसको मतलब चलाना ही बहुत बड़ी एक चैलेंज थी। पर आजकल के लोग क्या है, आजकल या तो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं या फिर गैस यूज़ करते हैं, गैस स्टोव यूज़ करते हैं। तो कोई भी हमारा जो लेबर है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे मसल्स के ऊपर। हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। सपोज करो टाइम मशीन से हम 20 साल पहले एक बंदे को ले आएँ और उनका मुकाबला करवाएं। ऑफ कोर्स जो टाइम मशीन से जो पहले वाला बंदा आया है उसमें न्यूट्रिशन की कमी ज़रूर होगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि हमसे तो बहुत ही आगे होगा। ठीक है, दैट इज द थ्योरी बेस्ड ऑन लेमार्किज्म, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें बर्ड ह्यूमन बनना था, लेकिन अब हम क्या बनने वाले हैं, एक नो मसल या फिर वेरी लेस मसल्स वाले ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझ आ गया। जैसे देखो स्टूडेंट्स, आजकल चश्मा लगे होना इज़ वेरी कॉमन थिंग, है ना, सबके स्पेक्स लगी हुई हैं एंड इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। अगले ज़माने में क्या होगा, व्हील चेयर पे चलना भी बहुत आम सी बात होगी। वो भी व्हील चेयर पे चल रहा है, वो भी व्हील चेयर पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। व्हील चेयर विल बी अ वेरी कॉमन फैसिलिटी सबके लिए। ठीक है, तो वो मसल्स, हमें हाथ पैर चलाने की तो आदत ही बहुत कम है, हर काम तो मशीन्स कर रहे हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर। देखो आजकल तो एक ऐसा ज़माना आ चुका है कि टीचर अकेला ही बोले जा रहा है, बच्चे तो है ही नहीं है। आप लोग भी हो, मुझे दिख तो नहीं रहे हो ना, यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू आर एट योर होम। लेकिन पहले वाली जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी उससे भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, चेंज हो चुका है। तो दिस इज ऑल इवोल्यूशन, हर एक सिंगल चीज़ का इवोल्यूशन पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेमार्किज्म इज क्लियर। डार्विनिज्म पे चलते हैं। डार्विनिज्म का मतलब है स्ट्रॉन्ग स्पीशीज सर्वाइव। सपोज करो एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, जंगल के ऊपर अटैक हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गए। फॉरेस्ट फायर मतलब आग लग गई जंगल में, तो जो भी एनिमल्स स्ट्रॉन्ग है, भागने के लायक है या फिर उन कंडीशंस में खाना इकट्ठा करके सर्वाइव कर सकते हैं, दे विल सर्वाइव, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज विल सर्वाइव। जो बाकी रहेंगे कमज़ोर, वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे हम, आप लोगों, सपोज करो इंडिया में या गुलामी का टाइम लगा लो, उस टाइम में कुछ भी नहीं था, सभी पर्सन्स क्या करते थे, गुलामी करते थे, है ना, कोई भी अपने लिए स्ट्रगल करके तैयार ही नहीं था। अगर भगत सिंह जैसे लोग या महात्मा गांधी, भगत सिंह, जो भी रेवोल्यूशनरी पीपल थे, अगर वो यहाँ पे ना होते तो हो सकता है हम आज भी गुलाम होते, है ना। तो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी आ रही है, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज सर्वाइव। जो पर्सन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सपोज करो एक पर्सन है, अमृतपाल व्हाट यू हैव सेड, आपकी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इट वाज जस्ट अ बॉक्स। देखो डार्विन की थ्योरीज बिल्कुल सही है। अगर जो स्टूडेंट्स है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं दुनिया में, जो स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग को अडेप्ट नहीं किए, वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो फ्री बैठे हैं घर पे, उनका एक साल वेस्ट हो गया। साल वेस्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साल फ्री बैठ के आपकी नॉलेज वेस्ट होना बहुत बड़ी बात है। आपने एक साल में जितनी नॉलेज लूज कर दी है स्टूडेंट्स, वो नॉलेज आपको 10 साल लग जाएंगे दोबारा से इकट्ठा करने में। पर जो पर्सन्स पढ़ रहे हैं अभी, उनकी नॉलेज कर रही है, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है,
हो सकता है ट्रेडिशनल टीचिंग जितनी इंक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ हो ही रही है ना। वैसे ही टीचर्स की बात, जो टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग को अडाप्ट कर चुके हैं वो टीचर्स क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो टीचर आज भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स नहीं कर सकते, आपने देखा ही है स्कूल टीचर्स जो घर पे बैठे हैं, जिनको सैलरी नहीं मिली है और जिनका घर भी नहीं चल रहा है। सो ये दोनों थ्योरीज है, ये दोनों ही सही है और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द लेमार्क थ्योरी एंड दिस इज द डार्विन थ्योरी। कोई भी चीज़ लेमार्क के अकॉर्डिंग चल रही है तो उसको हम बोल रहे हैं लेमार्किज्म, प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है लेमार्किज्म, और डार्विन के अकॉर्डिंग तो डार्विनिज्म। लेमार्क ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी जिराफ की, कि जिराफ ने क्या किया, कोशिश की, जिराफ भी पहले गोट के जैसा था, तो उसने क्या किया, बाकी सारे नीचे से खाते थे, नीचे वाले पत्ते खाते थे, एक दिन नीचे वाले पत्ते सारे खत्म हो गए, लेकिन जिराफ क्या कर रहा था, शुरू से ही ऊपर वाले पत्ते खा रहा था, तो ऊपर वाले पत्ते बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ जिराफ ही खा रहा है। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी ऑर्गन क्या हो गए, लंबे हो गए, उसकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, ठीक है। और वैसे ही जो हमारे लिम्स हैं, जितनी मसल्स हम यूज़ करेंगे, हमारे बच्चे भी उतने स्ट्रॉन्ग पैदा होंगे और हम भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन जितना हम डिसयूज़ करेंगे ऑर्गन्स का, वो वेस्टिजियल हो जाएंगे। ओके फाइन। तो वैसे ही हमें पता है हमारी अक्ल जाड़, विजडम टीथ इज वेस्टिजियल। एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वाज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो हमारे एंसेस्टर्स पानी में रह रहे थे। व्हेल इज एंसेस्टर, व्हेल इज अवर एंसेस्टर, है ना। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगेगा अगर आपके घर में आके कोई आप पे ही हुक्म झाड़े? आजकल वैसे ऐसा होता ही है, देयर इज नथिंग बिग, है ना। जो मैं आगे इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट जो भी हम एनिमल्स देख रहे हैं, जितना छोटा हम एनिमल देख रहे हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। हमारे दादा परदादा का नाम आ जाता है कहीं पे, हम कितने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कितने ज़्यादा हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारी फैमिली से, ये हमारे दादा परदादा है, मेरा दादा ऐसा था, कुछ भी हो चाहे, है ना। फिर भी तो ये जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काउज, बफलोज, ये सारे एनिमल्स जिनको हमने अपना गुलाम बना रखा है, ये हमारे एंसेस्टर्स थे एक टाइम पे। इनसे ही ह्यूमन बींग्स आए हैं। ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए हैं? मंकीज से। कोई अगर पर्सन बोलता है कि तेरी शक्ल मंकी से मिलती है, तो इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स थे, पेरेंट्स से ही तो शक्ल मिलेगी बच्चों की। सो दिस इज द थिंग। आप मंकीज के देखो, मंकीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं टू ह्यूमन बींग्स, बस उसमें क्या है, हेयर जो है बहुत कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें हेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है। पहले वाले जो पर्सन्स होते थे, 100 साल पहले के ह्यूमन बींग जाके देखोगे तो उनके बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि अभी इवोल्यूशन हो रहा था। ह्यूमन बींग्स ने शुरू से ही क्या किया, घर बना लिए, घर में रहना शुरू कर दिया। घर उनको गर्मी से, सर्दी से बचा रहे थे। एनिमल्स का कोई भी घर नहीं होता, इसलिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए उनके पास बाल थे। सो हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी। लेकिन जैसे जैसे जिस भी ऑर्गन की नीड कम होती रहेगी, वो ऑर्गन वीक होता रहेगा, अल्टीमेटली वेस्टिजियल हो जाएगा। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका नाम सुना है ना आपने? कई बार क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसको रिमूव करना पड़ता है। हालांकि ह्यूमन बींग्स में इसका कोई फंक्शन नहीं है, ह्यूमन बींग्स में फंक्शन नहीं है, लेकिन एंसेस्टर्स में था। एंसेस्टर्स मतलब टाइगर्स में ये था। क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मीट खाते थे, है ना। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्गन की ज़रूरत थी। लेकिन हम इतना ज़्यादा रॉ मीट नहीं खाते, हम रॉ मीट नहीं खाते हैं, हम पका के खाते हैं, कुछ भी सॉफ्ट करके खाते हैं, हम कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खा रहे हैं, इसी वजह से। वैसे ही हमारी अक्ल जाड़ की मैं बात करी थी, वो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा च्यू करना होता था। हम क्या करते हैं, हम पका के खाते हैं सारा कुछ, टीथ का बहुत कम यूज़ करते हैं, टीथ का ख्याल भी नहीं रखते हैं, इसीलिए आजकल के बच्चों के दांत जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू आवर एंसेस्टर्स। दादा पर दादा के दांत देखे हैं, वो आज तक सही रहते हैं, मतलब मेरे दादाजी के दांत हैं वो अभी तक ठीक हैं। दे आर एबल टू ईट एवरीथिंग, एवरी फ्रूट वगैरह वो खा सकते हैं। बट हम में ऑफकोर्स
मेरा भाई है वो बोलता है दांत में पेन हो रहा है, हर बच्चे के मुंह में कैविटी है, क्यों है? बिकॉज वो प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं अपना, प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं। शुगर इज़ पॉइजन, शुगर इज़ अ वेरी स्वीट पॉइजन। सच में बोल रही हूँ, जो शुगर है वो जहर है, आपको पता ही होगा, बट हम फिर भी शुगर यूज़ करते हैं, शुगरी चीज़ें खाते हैं, वो हमारे दांतों को ही नहीं हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, एंड इससे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, दैट इज़ एक और थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी एंड हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। म्यूटेशन थ्योरी एंड हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। म्यूटेशन थ्योरी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? देखो, या तो इवोल्यूशन हो रही थी अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, या इवोल्यूशन हो रही थी अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो स्पीशीज स्ट्रॉन्ग थे वो। लेकिन सपोज जैसे कि रोहित, कोई मिल गया वाला रोहित है, उसमें क्या हुई, एकदम से म्यूटेशन हुई, उसको जादू ने एक ऐसी ताकत दी जिसके अंदर उसके सेल्स क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, म्यूटेट हो गए। तो वो क्या थी, म्यूटेशन थी। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो रोहित का जो बेटा था वो क्या था, क्रिश। क्रिश रोहित से भी स्ट्रांग था, है ना। वो चीज़ें कैसे हुई कि रोहित तो बिल्कुल वीक था, है ना, उसको तो हालांकि उसको तो मर ही जाना चाहिए था, पर फिर भी वो उसका बच्चा और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो खुद भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों हुआ? ड्यू टू अ म्यूटेशन। तो इवोल्यूशन तीन तरीके से हो सकती है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज के अकॉर्डिंग एंड म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। एंड इसकी डायरेक्शन को, इसकी फोर्सेस क्या है, करवाने वाली फोर्सेस क्या है इसको, नेचुरल सिलेक्शन, अडैप्टिव रेडिएशन एंड मैन मेड एक्शंस। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। आई थिंक सो आपको इवोल्यूशन का मतलब, इवोल्यूशन के प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स, थ्योरीज सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क फ्रॉम मी। स्टूडेंट, सबको डीएनए के बारे में पता है? डीएनए के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, हमारे जीन्स, इन चीज़ों का मतलब पता है? ये देखो, दिस इज अवर सेल। ये सेल से हर एक एनिमल बन रहा है, हर एक प्लांट बन रहा है, एक सेल से बन रहा है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है। जब सेल ने डिवाइड करना है, ये डीएनए एक धागा सा है, ठीक है। जब सेल ने डिवाइड करना है तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेगा। ये डीएनए ही है जो बाद में क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में ऐसे ही पड़ा है सब कुछ, हम ध्यान नहीं रखते अपने घर का, कोई सेटिंग नहीं करते हैं। पर जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, हम क्या करते हैं, फटाफट से डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं, मतलब सफाई करना शुरू कर देते हैं, सेटिंग करना शुरू कर देते हैं। दिवाली आ रही है तो दिवाली की डेकोरेशन अभी से ही शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता ने आना है हमारे घर में। तो वैसे ही हमारे पहले तो न्यूक्लियस, जैसे कि मैं हूँ, मेरी आर्म्स है, दिस इज माई स्किन, स्किन के अंदर सेल्स है। स्किन के सेल्स को निकाल के देखोगे तो इसके न्यूक्लियस में एक धागा दिखेगा आपको, ठीक है। पर अगर कोई भी डिवाइडिंग सेल, आपको पता चल जाए कोई सेल डिवाइड कर रहा है, उसका न्यूक्लियस देखोगे तो ये क्रोमोसोम्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हमें कहाँ से मिला है? 50% फादर से मिला है, 50% मदर से मिला है। ये 50-50 होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स डीएनए के ही बने हैं। क्रोमोसोम का एक पार्ट है दैट इज नोन एज द जीन। क्रोमोसोम का कोई भी एक पार्ट जो हमें कोई कैरेक्टर दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। हर एक इंफॉर्मेशन, हमारा डीएनए, मैंने पढ़ा था अभी 213
टेराबाइट्स, मतलब 2 मिलियन से भी ज्यादा गीगाबाइट्स, जीबी, मोर देन 2 मिलियन था या बिलियन था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट 2 मिलियन से भी ज्यादा, 2 मिलियन जीबी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है हमारे सेल्स के अंदर। ऐसा मेमोरी कार्ड आपको मिलेगा कहीं पे? पर हमारे हर सेल के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है, हमारे हर सेल के अंदर हर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है। एक बच्चा जब पैदा होएगा, उसके सेल्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसका दिमाग कैसे होगा, वो स्पोर्ट्स में कैसा होगा, उसकी मस्कुलर एक्टिविटी कैसा होगी, ये सारा कुछ हमारे जीन्स के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है। कैरेक्टर होता है जैसे बालों का कलर, बालों की क्वालिटी है ना, या फिर स्किन का कलर हो गया, स्किन की क्वालिटी होगी, ये सारे ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें से सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करती होती है। जैसे मैं आपको ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन्स तो आपको समझ आ गया, ये सारा हमारा जेनेटिक मटीरियल है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब ये बता रही हूँ, जैसे टॉलनेस है, टॉलनेस का एक जीन है जिसका नाम है टी, कैपिटल टी। ठीक है, ड्वार्फनेस है, ड्वार्फनेस का मतलब छोटी हाइट, इसका कैरेक्टर है टी। अब ये टॉलनेस वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डोमिनेंट, मतलब एक सेल के अंदर ये चीज प्रेजेंट होगी तो भी पर्सन क्या होगा? टॉल होगा। स्टूडेंट्स ये मैं ना ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स में जो भी होता है ना दैट इज कम्युलेटिव। स्किन कलर एंड टॉलनेस इन ह्यूमन बींग्स इज कम्युलेटिव, मतलब बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो जायंट पर्सन होता है ना, उसमें ये वाले कैरेक्टर होते हैं, ए, बी, सी, डी, ये सारे डोमिनेंट हैं। और इस पर्सन की हाइट कितनी होगी? 6 फीट, 6 फीट तो नॉर्मली होती है, 7 फीट, 7 फीट से भी ज़्यादा। ठीक है, 7 फीट होगी इसकी। और जो एक पर्सन 2 फीट का है, जिसको हम बोना बोलते हैं, उसके अंदर जीन्स के अंदर ही होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर होगा ए, बी, सी, डी, मतलब सारे स्मॉल अक्षर जो है ये रिसेसिवनेस को शो करते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल, 2 कपल की बात करती हूँ मैं, फीमेल इज रिसेसिव, मेल के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती है, चाहे उसको पता है लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेल उसको डोमिनेट कर रहा है। वैसे ही अगर जो कोई बड़े वाला अक्षर आ जाता है छोटे वाले अक्षर के साथ, तो वो डोमिनेट कर लेता है उसको। हालांकि हाइट कैसे होनी चाहिए? ये टी एंड ये स्मॉल टी। हाइट कैसी होनी चाहिए? इसकी मीडियम होनी चाहिए, इसकी टॉल होनी चाहिए, इसकी स्मॉल होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम हाइट का होगा और ये भी बिल्कुल सेम हाइट का होगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक है, अब कर्ली हेयर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, कर्ली हेयर वो भी बिल्कुल सेम चीज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कर्ली हेयर हैं, this is dominant, straight hair are dominant, S, ये small s है। This is the curly hair, this is straight hair। स्ट्रेट हेयर वाला कर्ली हेयर वाले से शादी करेगा तो उसके बच्चे के बाल कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे। इन 75% केसेस हैं कि बच्चे के बाल क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे, लेकिन 25% चांसेस हैं कि बच्चे के बाल क्या होंगे? कर्ली होंगे। क्योंकि 25% चांसेस है कि बच्चे के पास ये वाला कैरेक्टर आ गया स्मॉल एस वाला, लेकिन 75 केसेस में या तो बच्चे के पास ये आएगा कैपिटल एस या आएगा कैपिटल एस एंड स्मॉल एस।
ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने एक लॉ करना है, वो लॉ आप रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन ये जीन्स के बारे में समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इस लॉ का नाम है हार्डीज वेनबर्ग्स लॉ। हार्डी वेनबर्ग्स लॉ। हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या बोलता है, 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। मतलब all the genes are conserved, all the genes are conserved in nature। हम बठिंडा शहर की बात करते हैं, बठिंडा शहर में सारे जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे अंदर, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सम मिलियन के करीब होते हैं, लाख मतलब कई लाख कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास। बठिंडा में वो हर एक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि बठिंडा में किसी भी टाइप की हम बोल सकते हैं डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई है, निकाला नहीं गया किसी को। इसमें काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, स्ट्रेट हेयर वाले पर्सन भी होंगे, कर्ली हेयर वाले पर्सन भी होंगे, किसी भी कैरेक्टर की बात, इंटेलिजेंट भी होंगे, नॉन इंटेलिजेंट भी होंगे, गुस्से वाले भी होंगे, प्यार वाले भी होंगे, दबे हुए भी, सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे, हर टाइप के पर्सन्स होंगे। ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हर टाइप के पर्सन्स होंगे। एंड एक पॉपुलेशन के अंदर ये जीन्स का परसेंटेज है, ये ना परसेंटेज फिक्स होती है। मतलब जैसे 25% ऑफ द पीपल आर सॉफ्ट हार्टेड, 25% ऑफ पीपल आर सॉफ्ट हार्टेड, 75% ऑफ पीपल गुस्से वाले होते हैं। ये ना एक नेचर के थ्रू है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मतलब परसेंटेज होती है, ये कंजर्व रहती है तब तक जब तक हम कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, जब तक या तो ऐसा हो जाए कि सारे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन मर गए। ठीक है, मर कैसे सकते हैं, या तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से, या अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से सॉफ्ट हार्टेड में क्या हो गए, बैड हार्टेड में कन्वर्ट हो गए। This is Hardy-Weinberg's law. All the genes are conserved in natures. This is the p square. P square मतलब this is the dominant character. P is a dominant character. Q is a recessive character. And PQ is both dominant and recessive. ठीक है जी, ये लॉ है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जीन्स में चली गई तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। क्वेश्चन आपको यही आएगा, व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ? हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ इज 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, दिस इज हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। P का मतलब क्या है? P का मतलब है डोमिनेंट जीन्स, Q का मतलब है रिसेसिव जीन्स, PQ का मतलब क्या है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब जैसे ये हो गया, एक में कैपिटल S है, एक इसके पास कैपिटल S है, एक इसके पास स्मॉल s है। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ये समझ आ गया? हार्डी-वेनबर्ग लॉ आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको लॉ याद करना पड़ेगा। बस नाम याद रख लो, हार्डी-वेनबर्ग्स। ठीक है, एंड 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये वही फॉर्मूला है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन हमें बताना क्या चाहती है कि नेचर के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो कंजर्व रहेंगे तब तक जब तक उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो। जैसे बठिंडा में अब सारे जीन्स कंजर्व्ड हैं। ठीक है, अगर सपोज करो बठिंडा का जो भी हेड है वो कह दे कि काले रंग के सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा बठिंडा से, उनके लिए एक अलग शहर बना दिया जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी? डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। और ये चीज़ होती है, ये लॉ तब नहीं लगेगा, तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब ये चीज़ वहाँ पे हो गई। तो जहाँ पे काले लोग जाके रह रहे हैं वहाँ पे डोमिनेंस ब्लैक पीपल की ज़्यादा होगी, और जहाँ पे मतलब हम रह रहे हैं वहाँ पे वाइट पीपल की डोमिनेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, दिस इज़ द हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। बस आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं अगर ज़्यादा समझाऊंगी तो मुझे लगता है एक लेक्चर और
2 घंटे का एक लेक्चर आपको और लग जाएगा इसको समझने में ही। सो बस क्वेश्चंस आपको यही आएंगे, व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज पी क्यू। पी क्यू मतलब बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्रेजेंट है, जैसे एक बड़ा एस एक छोटा एस, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस क्योंकि एक जीन क्या होता है इसमें, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एक तो इसमें बड़ा हो गया और एक हो गया छोटा, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं इसलिए हेट्रोजाइगस। और दोनों स्मॉल है तो होमोजाइगस, दोनों कैपिटल है तो भी क्या है, होमोजाइगस। ठीक है, ये डोमिनेंट वाले हो गए जिसको हम पी लिखते हैं, ये क्यू हो गए रिसेसिव वाले, और ये हो गए हेट्रोजाइगस। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज लाइफ, ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स नोट्स मिल गए आपको? नोट्स मिल गए आपको स्टूडेंट्स? Just wait a minute. मेरी अभी डायग्राम ना इतनी सही नहीं बन रही है, सो डोंट जज दिस डायग्राम। Let me indicate it with a different color. This is the large intestine, this is the small intestine. मैंने डायग्राम अभी ही बना दी, अभी हम वैसे डाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सो दैट आपको बॉडी पार्ट सारे एक बार समझ आ जाए। जब मैं डाइजेशन करवाऊंगी तो विदाउट दिस ही करवाऊंगी। यस, देखो, दिस इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब स्टूडेंट्स, डायग्राम इतनी एक्यूरेट भी नहीं है। दिस इज द कॉमन ट्यूब जो निकल रही है हमारी सांस एंड फूड पाइप के लिए, फेरिंग्स। दिस इज द लैरिंग्स पार्ट, दिस इज द ईसोफेगस, दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द लिवर। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो हमने डाइजेशन के अंदर करने हैं, पर डाइजेशन हमारा आएगा कहाँ पे, लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक के अंदर। लाइफ प्रोसेसेस से पहले यू हैव टू कंप्लीट विद द
इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। इसका मैं सिर्फ आपको मतलब ओवरव्यू दे रही हूँ, सिर्फ एक मतलब कुछ भी लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि आपको मिल ही जाएगा सारा कुछ, ये उसमें आपको ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही करना है। शायद आपको ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक का भी डिफरेंट थोड़ा सा बताया हुआ है, दैट इज जस्ट टू इन्हांस योर नॉलेज एंड मेक योर इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, कोई भी लाइफ प्रोसेसेस है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? कोई ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ प्रोसेस है जो हमारे, इसको आप याद कर सकते हो मिस्टर 10 करके। मिस्टर 10 मतलब मूवमेंट, respiration, transportation, excretion and nutrition. Transportation, excretion and nutrition. This is Mr. 10. Mr. 10 करके हमें सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो याद हो जाएंगे। मूवमेंट, प्लांट्स के अंदर आप बोलोगे मूवमेंट तो होती नहीं है, लेकिन प्लांट जिंदा होते हैं। प्लांट्स के अंदर सेलुलर मूवमेंट होती है, सेल्स के अंदर तो उनकी मूवमेंट हो रही है ना, दैट इज द मूवमेंट। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब है कुछ भी खाया जो हमने उससे एनर्जी बनाना, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। देन आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हमारे अंदर या तो ब्लड होता है या लिम्फ होता है या कोई भी अदर सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वो क्या करते हैं फूड एंड अदर मटेरियल्स को यूनिफॉर्मली हर पार्ट के पास पहुंचाते हैं। जिस पार्ट को खाना नहीं मिलेगा वो पार्ट क्या कर जाएगा, मर जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइजेशन जब हम करते हैं, जब हम वेरियस लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, तो हमें बहुत सारी पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलती हैं, बनती हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे टिश्यूज़ को खराब कर सकती है। दैट इज नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड आउट एंड देन इट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना। तो न्यूट्रिशन के अंदर हम कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक को डाइजेशन नहीं बोलेंगे, इस टॉपिक को बोलेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे माउथ के बारे में। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ और बक्कल कैविटी। नेक्स्ट इज आवर फेरिंक्स। फेरिंक्स का रेस्पिरेशन में काम होता है, यहाँ पे नहीं होता। देन द ईसोफेगस, then the stomach, intestine, liver, pancreas. Yes, here is the pancreas. यहाँ पे pancreas होते हैं। intestine, pancreas, liver। intestine के अंदर हमारे पास 2 parts हैं, small and large। ठीक है जी, दिस इज आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले है हमारा माउथ। माउथ के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं? माउथ के अंदर स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टीथ एंड टंग। ठीक है, ये चीजें हैं जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या करवाया, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स करवाए। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा बेकार बनी है, बट आप नोट से देख लेना, अभी जल्दी जल्दी में यही डायग्राम बन पाई मुझसे। नेक्स्ट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब दैट इज अ कॉमन पाथवे टू बोथ रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। नेक्स्ट इज द स्टमक। स्टमक के बाद लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास। इंटेस्टाइन के अंदर 2 इंटेस्टाइन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पार्ट्स हो गए। इस सारे पार्ट्स के अंदर मैं डिफरेंटली करवाऊंगी कि माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे माउथ के अंदर वी हैव द सलाइवरी ग्लैंड, द टीथ एंड द टंग।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेरिंग्स. फेरिंग्स के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता है, दैट इज लैरिंग्स एंड ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस. फेरिंग्स के अंदर वी आर हैविंग एपिग्लॉटिस. ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको कंफ्यूजन वाला पॉइंट आएगा. एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing. Covers the glottis during swallowing. ड्यूरिंग swallowing क्या मतलब? जब हम कुछ भी चीज अंदर लेके जा रहे हैं माउथ से, मतलब ईसोफेगस की तरफ, ठीक है, तो तब नॉर्मली क्या है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे आप लोग बैठे हो, कुछ जो लोग कुछ खा नहीं रहे हैं उनके अंदर क्या है, ग्लॉटिस ईसोफेगस के ऊपर चढ़ा हुआ है. ग्लॉटिस इज अपॉन द सरफेस ऑफ द ईसोफेगस. ये लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन की तरह प्रेजेंट होता है यहाँ पे. पर जब हम कुछ खा रहे हैं तो ये चढ़ के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. 6:15 बजे तक, क्योंकि 6:15 बजे तक हमारा ये डाइजेशन वाला टॉपिक हो जाएगा. पर कल भी मैं ट्राई करूँगी कि 2 घंटे की ही क्लास हो ताकि हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए. बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इट्स ओके. सो मुझे बता देना 2 घंटे की रखनी है या 1.5 घंटे की रखनी है, जैसे भी आप बता दोगे तो पहले ही पता चल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस. मतलब जब हम नॉर्मली बैठे हैं तब ग्लॉटिस हमारे ईसोफेगस के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम कुछ अंदर लेके जा रहे हैं तो ग्लॉटिस जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस के ऊपर चढ़ जाता है. ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप. ये आपको याद रखना है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. ये आपने बच्चों वाले मतलब पार्ट में पढ़ा होगा छोटे होते हुए, लेकिन छोटे होते हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि एपिग्लॉटिस फूड पाइप से विंड पाइप पे चला जाता है. और एपिग्लॉटिस का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस विंड पाइप की ओपनिंग का क्या नाम है? हाँ जी, मैं ट्राई करूँगी जल्दी क्लास लेने की कल 2 बजे, बट एक्चुअली सर बोल देते हैं मुझे कि 2 बजे कोई और काम होता है, तो इसीलिए मुझे लेट बुलाते हैं. कोई बात नहीं, आई टॉक टू सर. ओके, सो दिस इज क्लियर. विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं एंड नॉर्मली जो एपिग्लॉटिस है वो फूड पाइप के ऊपर चढ़ा होता है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस. ईसोफेगस इज लॉन्ग ट्यूब एंड इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता, इसमें स्फिंक्टर होते हैं. स्फिंक्टर क्या होता है बच्चों? सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मॉर्निंग में मेरी खुद की भी क्लासेस होती हैं, सो मॉर्निंग में इज़ नॉट पॉसिबल. मॉर्निंग में मेरी 11th 12th की क्लासेस होती हैं अप टू 2 बजे तक. मैं खुद ऑक्यूपाइड होती हूँ, 2 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ. सो ईसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर होता है. स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को बंद करता है. मतलब कि एक बार जो चीज़ गले से पेट में चलेगी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो पेट से उसकी तरफ ईसोफेगस की तरफ दोबारा नहीं खोलेगा. सिर्फ तब तक जब तक कोई भी मतलब हमारे अंदर फोर्स नहीं है. जब सपोज करो हमने बहुत कुछ ज़्यादा खा लिया तो एकदम से वॉमिटिंग आती है ना, वो वॉमिटिंग के टाइम पे स्फिंक्टर इसलिए खुलता है क्योंकि स्टमक के अंदर प्रेशर हो जाता है ज़्यादा. लेकिन वो स्फिंक्टर नॉर्मल केसेस में सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ खुलता है, दैट इज पेट की तरफ. ठीक है, so this you understood what is the function of sphincter. Sphincter is a organ that controls the opening of the stomach. और वो एक ही डायरेक्शन की तरफ ओपन होता है. एंड दैट इज टूवर्ड्स द स्टमक. ईसोफेगस में सिर्फ तब जाता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. हाँ जी, नेक्स्ट इज अवर स्टमक. स्टमक के अंदर स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द गैस्ट्रिक जूस. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है. ये सारे जूसेस हम करेंगे. गैस्ट्रिक जूस एंड म्यूकस एंड एंजाइम्स.
gastric juices and enzymes plus mucus is present in our stomach. तो ये gastric juice के अंदर क्या क्या कुछ होता है? We are having the hydrochloric acid, we are having the pepsin and we are having the mucus as well. Mucus क्या करता है? Mucus is protecting the, ये gastric juice का part नहीं होता है. Peptides are converting into peptones. म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? ये वाले जो म्यूकस का फंक्शन है ये होता है प्रोटेक्शन का. तो म्यूकस स्टमक के अराउंड भी प्रेजेंट होता है एंड गैस्ट्रिक जूस का पार्ट नहीं होता है म्यूकस, बट इट इज प्रोटेक्टिंग द स्टमक फ्रॉम द एसिड. देखो जो एसिड है स्टूडेंट्स, वो आपने कितने केसेस सुने होंगे एसिड केसेस, वो हमारी स्किन को कितना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं. तो पेट के अंदर जो एसिड्स हैं वो ख़राब कर सकते हैं स्टमक को, जिससे हमें अल्सर्स हो सकते हैं या पूरा का पूरा स्टमक जल सकता है. उससे कौन प्रोटेक्ट करता है? हमें म्यूकस प्रोटेक्ट करता है. तो म्यूकस इज प्रेजेंट इन 2 पार्ट्स, दैट इज अलॉन्ग विद द गैस्ट्रिक जूस. वो गैस्ट्रिक जूस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है म्यूकस भी सिक्रीट होना शुरू होता है ताकि किसी भी हाल में कॉन्टैक्ट ना हो सके. और स्टमक के अंदर नॉर्मली भी म्यूकस प्रेजेंट होता है. म्यूकस का एक और फंक्शन क्या है? म्यूकस नोज के अंदर भी प्रेजेंट होता है. इसका मेन फंक्शन है किसी भी चीज़ को, फॉरेन सब्सटेंस को कैच कर लेना. इसीलिए जुकाम के टाइम या एलर्जी के टाइम पे हमारी बॉडी म्यूकस ज़्यादा सेक्रेट करती है और वो गले तक पहुंच जाता है. सो बेसिकली दिस इज द रीज़न गले तक क्यों पहुंचता है, ताकि फॉरेन सब्सटेंसेस को कैच कर सके, ठीक है, और हमें हमारी बॉडी के अंदर जाने से बचा सके. ठीक है, स्टमक हो गया. इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर देयर आर 3 पार्ट्स एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, because of presence of villi, because of presence of villi. एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का. नाउ लेट मी टेल यू हियर, गंदी सी डायग्राम को रब कर देते हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है मैंने आपको, उससे सब कुछ समझ आ जाएगा. इसीलिए मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू सा दे रही हूँ, क्योंकि ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगा कि मेनली हो क्या क्या कुछ रहा है. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है. जो भी हम खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया. वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, फैट्स है वो लिपिड्स में कन्वर्ट हो गए, एंड दे आर रीच्ड इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ विलाई. विलाई इज द ऑर्गन. विलाई क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इंटेस्टाइनल वॉल है एंड यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. तो ये चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज और अदर मटेरियल्स को पास होने में हेल्प करती है, जो क्या करते हैं अल्टीमेटली ब्लड के पास पहुंच जाते हैं. yes no problem, we can go through the notes, just let me. yes there is no detail. हाँ जी डिटेल नहीं है, लेकिन जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आपको सारा कुछ क्लियरली बताया गया है. डायग्राम के अंदर पार्ट्स के बारे में बताया गया है, ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, सबके बारे में बताया गया है. आपको मेन फंक्शंस जो मैं है वो बता रही हूँ. अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रही है. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गई, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? फिर जब सारी डाइजेशन ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन का. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ये जो लिवर है, पैनक्रियाज है, इनका क्या फंक्शन है? लिवर एंड पैनक्रियाज है, ये सिक्रीट करते हैं अपना अपना जूस। लिवर जूस को हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस को, बाइल जूस। Bile juice is the name given to the liver juice and pancreatic juice is the name given to the juice secreted by pancreas. अब हमारे पास कितने जूसेस हो गए अब तक? सलाइवरी जूस, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे पास गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद हो गया पैनक्रिएटिक जूस, उसके बाद हो गया बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। 5 जूसेस हो गए अब आपके पास। 5 के 5 जूसेस के एंजाइम्स के नाम आपको दिए गए हैं इन द फ्लो चार्ट, है ना। और फूड कैसे कैसे मूव कर रहा है, फूड की मूवमेंट भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे मूव करता है, क्या क्या कुछ वहाँ पे होता है। पर बेसिकली होता क्या है, जैसे ये बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस है, दीज आर पोर्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाके क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। बेसिक फूड को हम क्या बोलेंगे? काइल। स्टमक के अंदर जो फूड था वो एसिडिक था। वो एसिडिक क्यों था? क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोलेंगे? काइम। काइम इज एसिडिक फूड इन स्टमक। ओके, and chyle is the basic food that is present in the intestine. तो pH देखो, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है pH के ऊपर। मैं आज आपको सारा ओवरव्यू करवा देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू, ठीक है। आप नोट से पढ़ लेना। नोट से पढ़ने के बाद कल मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और आपके साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स होगा हाफ आवर कल हम डाउट्स के लिए रख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको क्वेश्चंस बता सकती हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा। अब हम 6:15 होने वाले हैं, हम फटाफट से ओवरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ यू वांट मैं कल को दोबारा से भी रिपीट कर दूंगी, बट आई वांट कि मैं एक बार सारा ओवरव्यू आपको दे दूं सो दैट आपको समझ आ जाए जब आप रीड करो। ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिक फूड है उसको काइल बोलते हैं। ये फूड बेसिक मतलब कौड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका पीएच हाई है, मोर देन 7, पीएच 9 के करीब होता है, और बाइल जूस भी कड़वा होता है, पैनक्रिएटिक जूस भी कड़वा होता है। कड़वा क्यों होता है? एसिडिक होना या कड़वा होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इन्वायरमेंट चाहिए, जिस ऑर्गन में डाइजेशन के लिए जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने के लिए पहले कम चाहिए, ठीक है। पेप्टाइड्स क्या है? एक्टिवेट होते हैं, फिर वो प्रोटीन्स पे काम करते हैं, एंड उसके बाद जो प्रोटीन्स के हाफ ऑफ द प्रोटीन्स जो कन्वर्ट हो चुके होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स का कन्वर्टेड पार्ट मतलब पेप्टोन्स होते हैं, जो उनको डाइजेस्ट होने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। इसीलिए हमारा जो फूड है वो बार बार क्या करता है? पीएच चेंज करता है, एसिडिक से बेसिक होता है ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। ओके, सो ये सारे फंक्शंस आपको समझ आ गए। पैनक्रियास के अंदर पैनक्रिएटिक जूस होता है, बाइल लिवर क्या करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस इज stored in the gall bladder। अब देखो, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो मेरा लिवर क्या कर रहा है? मेरा लिवर ना बाइल जूस बना रहा है फटाफट से, क्योंकि उसको क्या पता कि मैं अभी खाना नहीं खाने वाली हूँ, पर वो बाइल जूस बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि मुझे भूख लगी है। जब हमें भूख वाली सेंसेशन होती है ना स्टूडेंट्स, जब हमारे मतलब कि हम बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या फिर भूख लगती है, दैट इज क्योंकि हमें खाना खाए हुए टाइम हो जाता है। लंच, ब्रेकफास्ट से लंच से डिनर की तरफ टाइम हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जूसेस बनाना शुरू कर देता है। जूसेस बनाना शुरू कर देता है तो उससे हमें फील होता है वो भूख वाली फीलिंग कि हमें भूख लगी है यार, भूख खाना है कुछ ना कुछ। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी में स्टोर हुए हैं ये ब्रेन को जाते हैं, ब्रेन को बताते हैं कि चल भाई कुछ खाने को लेके आ, हमें भूख लगी है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस यूज हो। जब तक डाइजेस्टिव जूसेस यूज नहीं होते हैं
तब तक हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, हमें तंग करते हैं। ज़्यादा देर तक हम भूखे रहेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं, एसिडिटी भी हो सकती है। आपको पता होगा एसिडिटी की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, अगर हम पानी नहीं पीते हैं प्रॉपर, या फिर अगर हम खाना लेट से खाते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि रात में क्या होता है, रात सारी हो गई, हमने कुछ भी नहीं खाया, सुबह भी अगर हम लेट खाना खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो चुके होते हैं, स्पेशली गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस ना स्टमक में ही पड़ा रहता है। जो लिवर वाला जूस है वो तो गॉल ब्लैडर में आ जाता है, पैनक्रेटिक एंड लिवर जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है, और जब हमारी डाइजेशन शुरू होती है तो वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन गैस्ट्रिक जूस सबसे ज़्यादा तंग करता है, क्यों? क्योंकि वो वहीं पे पड़ा रहता है, उसके स्टोरेज का कोई ऑर्गन नहीं है। जितनी देर एसिड पड़ा रहेगा, नुकसान एंड चांसेस ज़्यादा है कि वो क्या करे, हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक के सेल्स को नुकसान पहुंचाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी सी इन द नोट्स दैट व्हाट इज इट प्रोवाइडेड। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आने वाली तो ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, दैट हाउ द फ्लो चार्ट ड्रॉ करके बता देती हूँ दैट हाउ द फूड इज ट्रांसफर्ड। सारे पार्ट्स का रोल समझ आ गया, गॉल ब्लैडर का, पैनक्रियास का, लिवर का, सबका पार्ट समझ आ गया क्या होता है। ठीक है, तो देखो, हाँ जी, एक और चीज़, जब पीलिया होता है ना, पीलिया के अंदर हम येलो हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी है वो येलो हो जाती है, दैट इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। पीलिया तब होता है जब हम कुछ खराब फैट खा लेते हैं। लिवर का फंक्शन क्या होता है, टू डाइजेस्ट फैट्स, टू डाइजेस्ट फैट्स। लिवर येलो पिगमेंट सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन भी येलो होता है। हाँ जी, बाकी कल करवा दूंगी, जस्ट फ्लो चार्ट देख लो आप अपना, दैट हमारा माउथ है, फिर आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माउथ, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस मूव्स टू ग्लॉटिस, moves to glottis। उसके बाद आ गया हमारा स्टमक। स्टमक के अंदर फूड आ गया, पीएच हो गया 4, पीएच 4 मतलब एसिडिक मीडियम। स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाएगा, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, ये फूड पाइप है हमारी सारी, फूड पाइप के बाद स्टमक की तरफ स्फिंक्टर आ रहा है एक। स्फिंक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, रबड़ होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ को पैक करते हैं तो उसके ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं ना, ताकि वो चीज़ बाहर ना निकले, वैसे ही ये स्फिंक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ये एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, एक प्रेजेंट होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, फिर प्रेजेंट होता है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बीच में दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट, यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो दो स्फिंक्टर्स होते हैं, दिस इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब हम मूवमेंट को नहीं रोक सकते। जो हमारा स्टमक, हम एक बार स्वालो कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जो भी चीज़ हम अंदर लेके जा रहे हैं वो अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं, लेकिन जो ईसोफेगस के बाद जो स्टमक में फूड जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो इनवॉलेंट्री जा रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में इनवॉलेंट्री जा रहा है, पर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस, यहाँ पे रेक्टम होता है एक पार्ट। रेक्टम क्या करता है, हमारे फीसिस को, फीसिस क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, ये फीसिस को स्टोर करके रखता है जो रेक्टम होता है,
और जब हमें फीसेस को एक्सपेल आउट करना है बॉडी से तो उस टाइम हम स्फिंक्टर यूज करते हैं एंड दिस स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री स्फिंक्टर मतलब हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग ये ओपन एंड क्लोज होता है। अब आपको समझ आ गया ये फ्लो कैसे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स आएंगे वो आपको, पर ऐसा नहीं आएगा कि कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, जस्ट इतना आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को मार्क करो, मार्क द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे जीजीएम, इलियम, कोलोन, ये कौन से पार्ट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट अकॉर्डिंगली। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई थिंक सो दैट इज इनफ। थोड़ा सा पार्ट रह गया वो मैं कल ही करवाऊंगी फिर, क्योंकि अभी फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन जो होगा कल करेंगे। कल मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, डाइजेशन से रिलेटेड डिसीजेस भी बताऊंगी। आप भी पूछना मुझसे, है ना, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो नोट्स भी पढ़ लेना और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।